नमस्कार दोस्तों। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि मतलब ये लक्की की कहानी है, मुझे भी बहुत पसंद आती है। मैं भी सुनता हूँ रोज़। 800 नहीं 785 भाग जो है वो मैं आज देख रहा था। आज जब वो ख़त्म हुआ तो मैंने देखा, साला बड़ा बेचैनी हो रही है। मेरा ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और जल्दी से जल्दी वीडियो को, जितनी भी वीडियो हैं लक्की की सब अपलोड करवा दो। बस लक्की की कहानी पूरी देखना चाहते हैं। अधूरी कहानी देखकर जब स्टोरी रुकती है तो ऐसा होता है जैसे दिल की धड़कन रुक गई, ऐसा होता है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, इससे लक्की की कहानी को पूरे जितने भी वो हैं भाग जो भी बोलते हैं सारे डलवा दो, जब पूरी कहानी सुन ले। मैं देखते देखते पता नहीं क्यों बेचैनी हो जाती है बहुत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो जल्दी वीडियो आ जाए यूट्यूब पे देख पाते हैं। वैसे पॉकेट एफएम पे हमने इतने वो नहीं देखे, नहीं तो हम मतलब कि देखे करते, पर अब एक एक पेज देखने मिल जाए मज़ा नहीं आता। एक बार में सारे पेज देखने मिल जाए जो टेंशन ख़त्म हो जाएगी देखने की। और गाइस, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैं यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ, एक वीडियो और बनाता हूँ। अभी कुछ और बनाई हैं हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ एक बहुत बड़ी झील है, वहाँ घूमने जाएंगे, बहुत मज़ा आता है वहाँ। तो गाइस, मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो देखनी हो प्लीज़ गाइस। मैं एक आध दिन में आपको मतलब कि ब्लॉग ला दूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। लेकिन फिर भी वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। बातों बातों में जब उसकी जुबान फिसल गई और शिवराज और काशीनाथ को उसके ऊपर शक होने लगा, तो आखिर में शिवराज उसके मुंह पर से रुमाल हटाने के लिए आगे आए। लेकिन इतने में उनकी गाड़ी वहां आ गई। इसके बाद लकी उन दोनों का पीछा करने लगा और वो झोपड़ी के पास में पहुंच गए। लकी उस झोपड़ी को देखकर हैरान हो गया। वो और रुस्तम चलते हुए अपनी गाड़ी तक आ गए थे। जैसे ही लकी और रुस्तम गाड़ी में बैठे तो रुस्तम से रहा नहीं गया और उसने पूछा, सर यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी डरावनी जगह पर, वो भी आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? दादाजी निर्मोही बाबा के पास आए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कब से और क्यों इसके पास आने लगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले निशांत ने मुझे बताया था कि वो यहाँ अक्सर आते हैं। प्रफुल्ल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आ रहे हैं, लेकिन मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लकी ने कहा। वो गहरी सोच में पड़ गया था। खुद रुस्तम को भी समझ नहीं आ रहा था कि शिवराज ये सब क्यों कर रहे थे। लकी भाई, मैं कल उन लड़कियों को लेकर निकल जाऊंगा। आप जल्द से जल्द नीलेश से बात करके इस केस की सुनवाई करवा दीजिएगा प्लीज। शायद सर इसी वजह से परेशान हो रहे होंगे, रुस्तम ने कहा। वो अंदाजा लगा पा रहा था कि शिवराज जैसा मजबूत आदमी किसी बाबा के चक्कर में कैसे आ सकता था। लकी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उधर काशीनाथ और शिवराज उस झोपड़ी में नीचे फर्श पर बैठे हुए थे। शिवराज ने अपने हाथ जोड़े हुए थे और काशीनाथ उससे थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था। झोपड़ी में ज्यादा उजाला नहीं था, अंदर बस एक मशाल जल रही थी और बाकी रोशनी बाहर से जलती हुई मशालों से आ रही थी। उसी रोशनी में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने सिर पर भस्म रगड़ी हुई थी। चेहरे पर काली और सफेद भारी दाढ़ी और बाल जूट की रस्सी की तरह कसे हुए कंधे तक आ रहे थे। उसने सफेद रंग का खेस ओढ़ा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि निर्मोही बाबा ही था। उसके हाथ में वो फाइल्स थी जो काशीनाथ ने उसे दी थी। वो उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। बाबा, इतना नुकसान तो मेरा आज तक नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। देखिए ना, अग्रवाल परिवार हर सेक्टर में टॉप पर रहता है। कभी कभार एक दो सेक्टर में गिरावट रहती है तो बात समझ में आती है, लेकिन अब तो ये हर रोज हो गया है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जो मेरे हाथ में हो। इसके अलावा मेरे अपने घर वाले भी मेरे साथ नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं अपने घर में भी अकेला हो गया हूँ। आपने जो कहा, जैसा कहा मैंने किया। मैंने हवन तक किया, लेकिन फिर भी तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिनसे उम्मीदें थी वो भी हाथ छुड़वा कर चले गए। पूरे जगत में बदनामी हो रही है वो अलग, शिवराज ने कहा।
काशीनाथ ने कभी उन्हें इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो हैरान हो गया। दूसरों को रास्ता दिखाने वाला शिवराज आज खुद एक बाबा के पैरों में गिरकर रास्ते की तलाश कर रहा था। निर्मोही बाबा ने फाइल्स को फिर से सरसरी नजरों से देखा और एक कोने में रख दिया। इसके बाद उसने काशीनाथ की तरफ देखा और फिर शिवराज की तरफ देखने लगे। आप इसके सामने बात कर सकते हैं बाबा, ये मेरा वफादार है, शिवराज ने कहा। इस बात को सुनकर निर्मोही बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिसका वक्त उसका वफादार नहीं होता, उसका कोई वफादार नहीं होता शिवराज, निर्मोही बाबा ने कहा। शिवराज को उनकी बात समझ में नहीं आई और वो निर्मोही बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। आदमी के पुराने कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। भले ही आज तुम देश और दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो, भले ही तुम्हारे खरबों रुपए की संपत्ति हो, भरा पूरा परिवार और खूब सारा यश हो, लेकिन ये सब आता और जाता है। इंसान के साथ आखिर तक जो रहता है वो है उसका कर्म। उसका कर्म ही उसके मरने के बाद में इस संसार में जिंदा रहता है। कर्म अच्छा हो तो इंसान जीते जी स्वर्ग भोगता है और बुरा हो तो नरक, निर्मोही बाबा ने कहा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। शिवराज को उसकी बातें काफी गोलमोल सी लग रही थी, लेकिन उसके पास में उन्हें सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तुमने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है शिवराज, तुम खुद इसे अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन जिन कर्मों के बूते तुम यहां तक आए हो वो कर्म ही अब तुम्हारे आड़े आ रहे हैं। बाबा जी, मैं उनसे मुक्त होने के लिए क्या करूं? मैं बूढ़ा आदमी हूं, कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा परिवार उसी तरह से बंधा रहे जिस तरह से अभी बंधा हुआ है। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, निर्मोही से पूछ रहे हो कि मोह को कैसे सींचा जाए? मेरा तुम्हें बस एक ही जवाब है, मोह छोड़ दो। जितना मोह छूटेगा उतना चित्त शांत रहेगा, जितना चित्त शांत रहेगा उतना सुख मिलेगा। सुख से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है शिवराज, शांत चित्त से बड़ा कोई धन नहीं है। अपना हाथ आगे लाओ, निर्मोही ने कहा और शिवराज का हाथ देखने लगा। उसने बड़े ध्यान से उसे देखा और कहा, देखो तुम्हारा छोटा पोता जो अभी जेल में बंद है, उसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। यूं समझ लो कि उसके कर्म उसके आड़े आ रहे हैं और सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जो अपने कर्मों का राजा है। उस आदमी की नीयत के सामने किसी की बदनीयत नहीं टिक पाएगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की दशा दिशा फिर से ठीक हो जाए तो उस औरत को अपने परिवार से बाहर कर दो जिसके होने की वजह से तुम्हारे साथ में ये सब हो रहा है। एक लड़की है जिसके कर्म तुम्हारे परिवार पर गाज बन कर गिरे हुए हैं। एक लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। एक लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा सारा कारोबार सड़क पर आ सकता है। एक लड़की है जिसके कर्म किसी भी सदनियत आदमी को बदनीयत बना सकते हैं। बस एक लड़की है, वो कौन है, कैसी दिखती है, उसका क्या नाम है, ये सब तुम पता लगाओ, निर्मोही ने कहा और शिवराज का हाथ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवराज ने उसके मुंह से ये सब सुना तो उनके कान खड़े के खड़े रह गए थे। निर्मोही बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। शिवराज के रोंगटे खड़े हो गए और वो बस निर्मोही का चेहरा देखते जा रहे थे। लेकिन अब निर्मोही ने आंख बंद कर ली और शिवराज को पता था कि वो आंखें नहीं खोलने वाले थे। ऐसे में उन्होंने एक गहरी सांस ली और उसके बाद अपनी जगह से खड़े हो गए। अब उस जगह पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपने पेपर्स उठाए और उन्हें पास में जल रहे छोटे से हवन कुंड के हवाले करके वहां से बाहर आ गए। काशीनाथ भी उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद में वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। ये कौन बाबा जी है साहब, और किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है जो घर तोड़ने की बात कर रहा हो? बाबा लोग हाथ देखकर कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं, काशीनाथ ने कहा और वहां से निकलते ही उसे बड़ी राहत की सांस महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जेल से बाहर आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने पलटकर शिवराज का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और ज्यादा गहरा गई थी और वो गुस्से में भी काशीनाथ की तरफ देख रहे थे। काशीनाथ के चेहरे की मुस्कान तो एक सेकंड के लिए गायब हो गई। उसे पता था कि उसने गलत तार छेड़ दिया था। ऐसे में उसने अपना चेहरा आगे घुमा लिया। इधर शिवराज भी बस खिड़की से बाहर चांद को देखने लगे। रह रहकर उनके दिमाग में बस यही सवाल आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की थी जो उनके परिवार के लिए घात बनी हुई थी और जिसकी वजह से ये सब हो रहा था।
उधर जब शिवराज फिर से पटना के लिए रवाना हो गए तो इधर लकी भी अपने घर पहुंच चुका था। उसने रुस्तम और उन लड़कियों के लिए अलग से कमरा खुलवा दिया था और खुद राधिका के साथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो दिन भर के काम के बाद काफी थक गया था, लेकिन अभी उसने जो अपनी आंखों के सामने देखा उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। राधिका ने जब देखा कि लकी की आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी तो उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? बड़े परेशान दिख रहे हो। लकी ने राधिका की तरफ देखा और 1 सेकंड के बाद सोचकर बोला, तुम्हें पता है उस दिन निशांत घर पर आया था और उसने मुझे उस निर्मोही बाबा के बारे में कुछ कहा था। आज मैं उस बाबा की झोपड़ी देख कर आया हूं। तुम उसकी झोपड़ी देख कर आए हो? तो वहां क्या लेने चले गए थे? राधिका ने पूछा। मैं और रुस्तम फैक्ट्री से वापस आ रहे थे। आते आते अंधेरा हो गया, तभी हमें 2 बूढ़े सड़क पर चलते हुए नजर आए और उनमें से एक ने हमें गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। जैसे ही मैं गाड़ी रोकने ही वाला था कि इतने में मैंने देखा कि वो काशीनाथ जी और दादाजी थे। डर के मारे तो मेरी हालत ही खराब हो गई और मैंने तुरंत रुमाल से अपना मुंह ढक लिया। उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी और वो लिफ्ट मांग रहे थे। मैं लिफ्ट नहीं दे सकता था उन्हें, लेकिन मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता था। पर मेरी जुबान उनसे बात करते करते फिसलने लगी और वो लोग मेरे मुंह से रुमाल हटवाना चाहते थे कि इतने में उनका ड्राइवर वहां पहुंच गया। फिर जब मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो निर्मोही बाबा की झोपड़ी थी। दादाजी और काशीनाथ उसके अंदर चले गए। मैं और रुस्तम बाहर से ही पलट कर आ गए। लकी ने कहा और फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। राधिका ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो वो भी सोच में पड़ गई। लेकिन वो वहां लेने क्या गए होंगे? उसने पूछा। यही तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि माँ सही कह रही है। मुझे फिर से घर जाने के बारे में सोचना चाहिए, लकी ने कहा और राधिका की तरफ देखने लगा। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें वापस बुलाया ही नहीं तो? राधिका ने पूछा। लकी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो बस मुस्कुरा रहा था। राधिका भी मुस्कुरा दी और बोली, वैसे अगर वो तुम्हें मेरे बिना बुला लेते हैं तो तुम चले जाना। कैसी बात कर रही हो राधिका, पागल हो गई हो क्या? लकी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। राधिका ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, इस वक्त मुझसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हमारा परिवार किसी मुसीबत में आ जाए। मैं तो तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी ना लकी, लेकिन परिवार एक बार बिखर गया तो फिर संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। मैं जो कह रही हूं वो सोच समझ कर कह रही हूं, और मैं भी जो कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। जहां राधिका नहीं वहां लकी नहीं, लकी ने कहा और उसे कसकर गले लगा लिया। उधर जब लकी और राधिका अपने कमरे में आराम कर रहे थे तब इधर शिवराज और काशीनाथ हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे। शिवराज ने काशीनाथ की तरफ देखा और कहा, उस वक्त ड्राइवर बैठा था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाबा कुछ भी कह रहे थे। जब जब अग्रवाल परिवार पर संकट आया है तब तब हमारे पूर्वज निर्मोही बाबा के पास ही आते थे। मैं ही वो पहला आदमी था जिसने इनके पास आना बंद कर दिया था। मुझे लगता था कि ये सब ढोंग दिखावा है और इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कर्मों का खेल कितना बड़ा होता है। उनका कहा सच होता ही होता है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं साहब, लेकिन वो किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे? काशीनाथ ने पूछा। मैं भी वही सोच रहा हूं काशीनाथ, ऐसी कौन सी लड़की है जिसके आने की वजह से हमारा परिवार बर्बाद होता चला जा रहा है? शिवराज ने काफी देर तक सोचा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। काशीनाथ भी सोचते चले जा रहे थे। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अचानक से शिवराज के मुंह से निकला, राधिका। ये सुनते ही काशीनाथ के कान खड़े हो गए। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था शिवराज? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।